अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ डॉक्टर नजम एंड आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और रिज़ल्ट आने के बाद ओस का, जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपका आ चुका होगा। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सीक्वल है। इन द लास्ट क्लास वी हैव डन फोर्सेस एंड वेक्टर्स, तो उसी का फिर सीक्वल है मोमेंट्स। सो पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। तो इसमें दो मेजर कंटेंट हैं। द फर्स्ट वन इज योर मोमेंट, ठीक है, एंड द सेकंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो स्टार्टिंग अगर हम करते हैं मोमेंट के साथ, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट क्या चीज है? तो फोर्सेस कैन मेक थिंग्स एक्सेलरेट, वी नो वेल, ठीक है, and they can do something else as well, and they can make an object turn around या rotate, अगर हम इसको easy और वे में कहें। so if any particular rotation present in all these three figures, ठीक है, अब इसके अंदर गलती कहाँ का है? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंट आर्म, तो मोमेंट आर्म बेसिकली क्या होता है हमारे पास? वो डिस्टेंस या वो डिस्प्लेसमेंट जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब हम रोटेट कर रहे होते हैं एज पर द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो वहां पे अगर जो जिस डिस्प्लेसमेंट पे तुम्हारा टर्निंग इफेक्ट हो रहा होगा, जैसे ये स्पैनर तुम्हें नजर आ रहा है, बट इसमें मिस्टेक क्या है? साइज इसका काफी छोटा है, टू शॉर्ट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रोटेट एक्चुअली। The greater सिमिलरली the greater the distance, the lesser the force required. एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम सेंटर से जितना ज्यादा क्लोज इनफ होंगे वहां पे फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब सिमिलरली ये डोर का जो हैंडल है या जो लॉक है, ये हमेशा कॉर्नर पे होता है। सिमिलरली ये भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है। सो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? टू मैक्सिमाइज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, टू ऑपरेट पुल क्लोज टू द एंड ऑफ द स्पैनर, ये जो स्पैनर वाली चीज अभी हम बात कर रहे हैं, एज फार एज द पॉसिबल फ्रॉम द पिवट, एंड एंगल शुड बी 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। सो बेसिकली अब अगर हमें इस प्रॉपर कॉन्टेक्ट कंटेंट को डिफाइन करना हो, सो दैट वी कॉल्ड अ मोमेंट विच इज एक्चुअली अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। और इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स अप्लाइड एज पर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट and the line of action of the force, ठीक है। and this is the formula of the torque, सर right? अगर perpendicular distance हम्म perpendicular distance हम vertically काउंट करते हैं या horizontally? बेसिकली जब हम टर्निंग इफेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो टर्निंग इफेक्ट करते हुए डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, सही है, फिर ठीक। ठीक है ना, क्योंकि अंडर द फोर्स। अच्छा वन मोर थिंग, तो हमारी आर्म लेंथ है ना ये हमारी आर्म लेंथ है, एग्जैक्टली exactly. देखो सही है, ये ठीक। अगर एक्चुअली मेरा एक्सिस है, दिस वन, ठीक है, एंड इफ वी ट्राई टू मूव या ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारे पास जो मूवमेंट होगी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी ना, यस। ठीक है। अब अगर ये हमारे पास एक्सिस रोटेशन आ रही है, और ये एक्सिस रोटेशन हमारी कितनी बन रही है? ओवर द 90 डिग्री, 90 डिग्रीज। ओवर द 90 डिग्री बट एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक है। अब अगर इसी रोटेशन को मैं रिवर्ट करता हूं, दैट्स योर क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज,
और ये बन गई हमारी क्लॉकवाइज. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंटली in the moment of a force, as we discussed earlier, that the magnitude of a force, bigger the force, greater the moment, या greater the turning effect. Secondly, perpendicular distance, या perpendicular displacement under the direction of the force. So further force acts from the pivot, greater its moment, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. अच्छा, वन मोर थिंग, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इट इज अ यस वेक्टर सर। क्वांटिटी. अच्छा, अब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द कपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कपल, ये कपल बेसिकली होता क्या है. सबसे पहली चीज तो इस चीज को हम समझते हैं. कपल बेसिकली सेट ऑफ टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. क्योंकि देखो, हमारे पास जब फोर्सेस इंप्लीमेंट हो रही होती हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं दो कंडीशंस में. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जब फोर्सेस इंप्लीमेंट हो रही होंगी, लेट सपोज ये मेरे पास एक फोर्स है F1, ये मेरे पास एक फोर्स है F2, F1 और F2. ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस. ठीक है, अब ये ऊपर है, नीचे भी हो सकती हैं, लेफ्ट पे भी हो सकती हैं, राइट पे भी हो सकती हैं, बट फर्स्ट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. लेकिन अगर और कुछ ऐसे, मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर ऐसे बना हुआ है F1 F2, तो दिस इज एग्जैक्टली योर पैरेलल फोर्सेस बट अनलाइक. तो फिर ये कपल होगा या नहीं होगा? ये कपल होगा बिकॉज द सेट ऑफ द टू दोनों फोर्सेस कपल्स ना. होंगे। ये दोनों कपल, ये वाले को हम कपल नहीं कहेंगे ना, इसको कहेंगे ना कपल ऑफ द फोर्स. टू तो मतलब फोर्सेस डायरेक्शन which ऑपोजिट होनी चाहिए ना? direction opposite, which are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है सर। ठीक है, एक बात. दूसरा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कपल के लिए, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन मतलब constitutes एक्सिस a सेम couple. नहीं है या पिवट सेम नहीं है? yes, यानी कि दोनों अलग अलग जगहों से इंटरेक्ट कर रही होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. दैट इज एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ द कपल. ठीक. अब द टॉर्क ऑफ अ कपल इज एक्चुअली द रोटेशन फोर्स. बेसिकली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी डायरेक्शन या डायमेंशन होती है स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज वेन एवर वी ट्राई टू मूव लाइक दिस. गॉट इट? सो द फोर्स ऑन दिस एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ कपल. अब ये कपल क्यों बना रहा है? क्योंकि हमारे पास दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है. ठीक है, और जो तीसरी चीज है, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट्स दैट फॉर्म्स अ कपल. यानी कि अगर एक आपके पास हाँ जा सही। रहा है ठीक है, मैं समझ गया। वन साइड और दूसरी साइड आपके पास अदर साइड, फिर वो दोनों मिला के अगर फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सीसॉ की. मगर ये बैलेंस नहीं करेंगी, ये मल्टीप्लाई करेंगी, एग्जैक्टली exactly. ऐड कर देंगी मतलब ठीक है, और उसके रिजल्ट में फिर आपके पास क्या होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी. और वो रोटेशन आपके पास ओवर द एक्सिस 90 डिग्री मैक्सिमम तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम देखो सर्कुलर मोशन के अंदर और सर्कुलर मोशन से एंगुलर रोटेशन के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पे दोनों में एंगल हमारे पास 360 होता है. बट मीन हाँ, मगर वाइल जब वर्टिकल हो जाता है तब फिर रोटेशन होती नहीं है, मतलब फोर्स रोटेशन तो नहीं सप्लाई होती होती नहीं है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एंगल जीरो से, जीरो से फिर हमारा मैक्सिमम कितना हुआ, 90 डिग्री. फिर आप 90 डिग्री। 90 से आगे नहीं जा सकते, आप रिवर्ट करोगे. यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, जब हम एंगल को इंक्रीज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होता है एंगल. ठीक है,
अगर सर अगर आपको आगे उसको बढ़ाना है भी तो फिर आपको एक डिफरेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी पड़ेगी। नहीं तो फिर आपको भी डिफरेंट अगर कपल लेना 90 से आगे फिर जाना है। आपको डिफरेंट कपल लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक की जो लिमिट है वो कितनी, वो तो ओवर द 90 डिग्री है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता वो, वरना तो टर्निंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, या मोमेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा आ रहा है ना, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपवर्ड टुवर्ड्स द फोर्स चल रहा है, क्योंकि पिवट आपका क्या करेगा, पिवट आपका रोटेट ही नहीं करेगा, इसको बिल्कुल ऐसा समझ पिवट लो यहाँ कि पे है क्या हमारा? पिवट आपके पास उसका वो सेंटर पॉइंट है जो कि हमें बैलेंस कर रहा होता है दोनों फोर्सेस को लेकर। लेट्स सपोज कि नहीं नहीं, इस उसमें पिवट कौन सा है? इसमें तो हमारे पास जो बैलेंस करेगा ना सेंट्रिक पॉइंट, अगर हम यहाँ पे इसको पिवट हम लेते हैं, तो पिवट आपका वो सेंटर पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपका एक्सिस रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो आपका सेंटर सही। पॉइंट भी हो सकता है। लाइक कि अगर हम गाड़ी, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो एक सही है बात कह सर। रहा था कि अगर जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग है ना तुम्हारा, गाड़ी के स्टीयरिंग पे आप हम्म। सिंपल सा बैठे हुए हो बिल्कुल सामने, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट है, स्टीयरिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, वंस जी। यू वांट टू ट्राई अ यू टर्न, स्ट्रेट स्टीयरिंग के साथ नहीं करोगे ना, स्टीयरिंग थोड़ा सा क्या करोगे, रोटेट साइड करोगे, पे। रोटेट करोगे। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोटेशन ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे ही वो यूटर्न आपका खत्म होगा, आपका स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज रोटेशन पर आएगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन पर आके काउंटर करेगा आपकी प्रीवियस लगाई हुई फोर्स को। फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये जो फोर्स है ये मैंने पहले इंप्लीमेंट की थी, तो ये वाली जो तो ये फोर्स है कपल इसको की क्या वजह से हो करेगी, रहा है। ये कपल की वजह से हो रहा है। सही है। और अल्टीमेटली आप किस चीज पे आ जाओगे, वेन एवर दोबारा both जीरो of पे। the forces both of the forces they cancel the effect of each other, so that is actually a position of equilibrium, जिसको हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस पे लेते हैं। रिमेंबर, हम्म। दो इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक यस। इक्विलिब्रियम इज दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम in which we applying force on a body but body is still in the state of rest। ऐसे ही है ना, जैसे अगर हमारा अब सोफा है, और जिस डायनेमिक वो है कि हो रहा है प्रोसेस मगर नहीं इक्वल है। डायनेमिक हो रहा है, लेकिन डायनेमिक में मोशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि यूनिफॉर्म हम्म। वेलोसिटी होगी। अच्छा, दोनों चीजों में एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट क्या है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट वेलोसिटी इज जीरो, acceleration will also zero, there is no हम्म। motion, however you are applying force on it, this is static equilibrium। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हमारे सामने है और हम दोनों मिलकर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई हो रही है टायर्ड भी मगर हो रहे मूव हैं, हम नहीं कर सब रहा। कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ है या एक कंटेनर है, हम दोनों मिलकर उसके ऊपर फोर्सफुली उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी फेल, दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सर। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज दैट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, हम्म। ठीक है, फोर्स लग रही है ना ग्रेविटी की, या जो तो उससे वेलोसिटी जीरो सन उसको जीरो पुल करके एक्सेलरेशन। लेके चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो अगेन। If velocity is not constant, we all die. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतना ज्यादा एक्सेलरेशन या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा, तो आपके पास जो एक बैलेंस इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। सो दैट इज एग्जैक्टली द And in कॉन्सेप्ट non and we all die. फाइनली। एंड बैलेंस और अनबैलेंस के बिहाफ पे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम जो था हमारा, या प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो था, द स्टेटमेंट वाज दैट फॉर एनी ऑब्जेक्ट that is in equilibrium, the sum of all the clockwise moments about any point provided by the forces acting on object equal to the sum of anti-clockwise moment about the same point। in short, easy way में अगर इसको मैं कहूँ कि all the torques, all the context of moments अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेकर चल रहे हैं तो वो तमाम के तमाम इक्वल होंगे किसके, क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। अल्टीमेट सम क्या आएगा, रिजल्टेंट ऑफ द ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन दैट Zero. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। कपल के अंदर भी तो यही हो रहा है कि अगर हमारे पास एक जी। फोर्स लग रही है तो उसकी जो काउंटर फोर्स लगेगी वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ये पहली कंडीशन होगी।
ये पहली कंडीशन हो गई। तो ये प्रॉब्ली स्प्रिंग्स के थ्रू करते हैं ना। जरूरी नहीं है, कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग। हम बेसिकली यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम दो चीजों को कर रहे हैं। पहली चीज, वहां पे फोर्स सप्लाई हो रही है, अगर फोर्सेज एक दूसरे को हम्म, कैंसिल कर रहे हैं, फोर्सेज एक दूसरे सही। को कैंसिल कर रही हैं, फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक, सिमिलरली अगर उस फोर्स की वजह से आपने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, हम्म, वो टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट उसको क्या कर देगा, काउंटर कर देगा। अगर वो सही। टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज था, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा, यानी कि रिजल्टेंट जो उसका आएगा या उसके अगेंस्ट उसका जो प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉक होगा, तो वो उसको काउंटर कर देगा। ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन हो गई रिलेटेड टू द सर फोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल, एक मुझे बस क्वेश्चन है। फॉर हम्म। एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि एक लाइन है, एक ठीक स्टिक है। है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब उस पे दोनों साइड से, हम्म। जैसे यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है, एक ऊपर फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड से, एक नीचे फोर्स लग रही है राइट साइड से। ठीक तो है। ये है तो कपल, मगर हम्म। अगर ये दोनों फोर्सेस कांस्टेंट रहेंगी और इसका पिवट बिल्कुल सेंटर में है, तो फिर ये तो हम्म। स्पिन करता रहेगा ना, क्योंकि एंड इसको रिवर्स करने के लिए कोई क्लॉकवाइज मूवमेंट है ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं की गई यहाँ जब पे। ये स्पिन करता दोनों एंटी रहेगा, देखो ना, क्लॉकवाइज है। अब स्पिन करने का मतलब ये है कि एक दफा ऊपर जाएगा, एक दफा नीचे आएगा। हाँ, जब ऊपर बिल्कुल। जाएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। हम्म, उसके रिजल्ट में अगर एक साइड हमारी, लेट सपोज कि ये साइड ए है और ये साइड बी है, अगर ए साइड ऊपर जाएगी तो बी नीचे आएगी ना, हम्म, और फिर अगर ए नीचे आएगी बी ऊपर जाएगी, जी। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इन रिजल्टेंट लोगों क्या आ से गया? कैंसिल कैसे करेंगे? कपल आपका दोनों कैंसिल। एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं ना, देखो ना, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, हाँ, ठीक है, वो तो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा ऑटोमेटिकली रही है। ये ये दोनों ये दोनों एक डायरेक्शन में ना, हाँ, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ लगेगा ना, इसमें, ओवर क्रॉस। समझ रहे हो? तो अगर हमारे पास इम्पैक्ट एक फोर्स का ऊपर लग रहा है, यानी कि एक साइड में ये आप कह रहे हैं ना, ये क्लॉक है, बिल्कुल, तो उसका अगेंस्ट क्या लगेगा? ये एंटी क्लॉक ये है क्लॉक सर, हुआ ना, दोनों एंटी क्लॉक। हाँ, हाँ क्लॉक, सॉरी। ये दोनों क्लॉक क्लॉक हुआ। है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जब वापस जाओगे तो वो क्या आएगा, एंटी क्लॉक आएगा ना। मगर फिर वापस जाएगा ही नहीं ना, अनलेस आप और फोर्सेस नहीं इंट्रोड्यूस नहीं, करें। देखो, अगर है ही सिर्फ ये दो फोर्सेस। दो फोर्सेज हैं तो दोनों फोर्सेज जब एक दफा क्लॉक लग रही है तो दूसरी दफा एंटी क्लॉक भी तो लगेगी ना। अगर ये वाली चीज कैसे यहाँ से, होगा सर ये? ये देखो ना, अगर यहाँ पे ये चीज नीचे जा रही है, लुक एट दिस। ये चीज नीचे क्यों जाएगी, ऊपर जाएगी ना। अरे यार, ये देखो, एफ तो ऊपर है। एक मिनट, ये देखो, ये फोर्स है एफ, जी। ये फोर्स है एफ, ठीक है, इस वक्त रोटेशन क्या है, ये देखो ग्लिच हो रहा है, ये एफ क्या हुआ, ऊपर गया, ये इधर ऊपर गया, आएगा। ठीक सही है। है। ये अब नीचे जाएगा, ठीक है। जिस वक्त ये वाली फोर्स नीचे आएगी अहमद, तो ये यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगी। समझ आई? बन गया कपल। ये वाला क्या बना, नहीं क्लॉक। सर, एक मिनट में मैं आपको सुनो, ये बना ड्रॉ क्लॉक, करके बताऊँ। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, एंटी क्लॉक। क्योंकि अब ये देखो ना, डायरेक्शन कहाँ जा रही है इसकी, फोर्सेस सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ये क्लॉक डायरेक्शन में है कपल, और ये किस में आ गया, एंटी क्लॉक। गॉट इट? एक मिनट, मैं वीडियो ओपन कर रहा हूँ दिखाने के लिए। सो आगे फाइनली, करते हैं दो दो सवाल पे। फाइनली फार्मूला स्पेसिफिकली क्या निकलेगा, as the same as force into displacement overall. That's the same formula as torque of a couple exactly is the product of the force which is applied and the same perpendicular distance, यानी कि वही perpendicular distance जिसको मोमेंट आर्म कहते हैं। सर ये तो सेम होने वाला है। ठीक है। अच्छा, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली
a point at which the whole weight is appears to act. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है उसके शेप पे, पहली बात। दूसरी चीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर, ठीक है, सो वो स्टेबल होगा। जितना ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सरफेस पे से अबव जाता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे क्या होगा, उसका डिस्टर्ब कर देगा उसकी पोजीशन को। तो हम जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तीन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मैं तीन यहाँ पे शेप्स बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इसका CG यहाँ है, इसका यहाँ है और इसका सेंटर में। सो विच वन इज स्टेबल? स्टेबल फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है और ये न्यूट्रल है। स्टेबल। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या रहेगा, ओवर द रोटेशन पे रहेगा, ओवर द एक्सिस रहेगा। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम पे जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम क्या चीज है भाई? According to Newton's law, whenever we applying the force on a body, body displaces and change their position. अगर वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, then body either may be at rest or moving with uniform velocity. ठीक है, अगर वो बॉडी रेस्ट पर हो, फोर्सेस दोनों साइड पे लग रही हो, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ सेम हो, बॉडी रेस्ट पर हो, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर हमारे पास बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। दिस वन, वो याद है अहमद? F1 D1 F2 D2। यस सर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एग्जैक्टली। सो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। और यही चीज हमारे पास क्या बनाती है? यही चीज हमारे पास बनाती है टॉर्क ऑफ अ कपल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे वेट्स की बात करेंगे, तो वेट्स हमेशा कहाँ लग रहे होंगे? ओवरऑल नीचे डाउनवर्ड्स। इफ वी सपोज दैट्स योर W1, this is W2, that's your D1, that's your D2. The formula would be W1 D1 is equals to W2 D2. Got it? यस। This is your statement. Total clockwise moment must be equal to the total anti-clockwise moments. तो सारा वो लेवल का है। हम्म? इसका आंसर ये क्या सारा होगा? वो लेवल का है। हाँ, ये सारा तकरीबन ओ लेवल का है, वही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सर, अभी बता रहा हूँ इसका आंसर। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3.3। राइट, यस सर। ऐसे MCQs आते हैं पेपर। ये तो आसान है, 3 के मार्क्स। एंड द सेम वे लाइक यहाँ पे W1 कॉम्पोजिट F1 मोमेंट्स तो निकालो। नहीं आती ना, कॉम्पोजिट मोमेंट्स तो नहीं आती। कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट नहीं, वो वेक्टर से रिलेटेड ही है वो, अगर हो। नहीं नहीं, मतलब वो कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट मोमेंट्स। नहीं नहीं, वो सब। बस ठीक है, फिर कह रहे, फिर तो आसान है। दिस वन, हमारा जो फोर आर्म है, इट इज एग्जैक्टली प्रोड्यूसेस मोमेंट्स, राइट। हर जॉइंट हमारा यही करता है, हर जॉइंट पिवट है। ये सबसे ज्यादा वो है, एल्बो जॉइंट, दिस वन।
knee joint. एंड द सेम वे द सेम क्वेश्चन दिए एटीपीज में भी आते थे ऐसे क्वेश्चन, याद है? Yes sir. वही चीज है. The same way we supposed to apply moment principle, then got this formula. So दुआ कीजिएगा. So that's enough for small topic of moment. अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये अलग से टॉपिक नहीं है. ये टॉपिक समझो कि फोर्स, वेक्टर और मोमेंट तीनों को मिला के इन्होंने एक टॉपिक बना दी. ठीक है? जिसका नाम है फोर्स, मोमेंट और वेक्टर्स. मेजर कंटेंट हमारा वेक्टर है. तो इंशाल्लाह इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मजीद कुछ चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अगला अब हमारा यहाँ पे डायनामिक्स का कंटेंट कंप्लीट हो गया है इस टॉपिक के साथ. अब हमें जो स्टार्ट करना है वो हमारा स्टार्ट होगा वर्क एनर्जी. अच्छा नहीं, एक चीज है हमारा भी, एक चीज हमारी है मोमेंटम का टॉपिक. मोमेंटम का टॉपिक बाकी है. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर लीनियर मोशन. ठीक है? सो पहले मोमेंटम करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर वर्क एनर्जी, पावर एंड देन प्रेशर. ठीक है? एंड देन उसके बाद फिर वो डिफॉर्मेशन और वो सारी चीजें इंशाल्लाह. और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें एक एडवांटेज ये मिलेगा कि इट इज अबाउट ऑलमोस्ट 90% सारा वही है जो उसमें कुछ चीजें. नेक्स्ट तो मैंने पढ़ा हुआ है. हाँ, इसका कुछ ये चीजें था. चेंज है बस, किरचॉफ लॉ वगैरह और वो सारी चीजें इंशाल्लाह. सो विश यू गुड लक फॉर द रिजल्ट. थर्सडे को आ रहा है, कल का एक दिन है हमारे पास. सर ठीक है? ये बस एक ही दिन है सर. चलो मिलते हैं फिर. ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़. So that's enough for today. This is a very discussion based topic, and I hope you like it and clear concepts. Inshallah, in the next session, we will start momentum topic. So till then, take care. Like and share this video and subscribe the channel. This is Dr. Najam signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.